अगली और लास्ट विधि है अपने इकाई विधि। 25वीं विधियां अपने हिंदी में जो शिक्षण की विधियां हैं। अब इनमें क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से कहाँ आ जाए, लेकिन ये जो बेसिक जानकारी है ये तो आपको ढंग से याद करनी है। उसके बाद में आपको एक किताब से थोड़ा डिटेल से भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से शिक्षण विधि क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। इकाई विधि प्रवर्तक मॉरिसन। इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन। परिवर्तन काल 1920। ये चीजें नॉर्मल, ये तो रटने वाली चीजें होती है, क्वेश्चन अंदर से आता है वो समझने वाला। परिवर्तन मॉरिसन है और परिवर्तन काल है 1920। तो इकाई या आप इसे याद करो, इसे एक चीज फेमस चीज आती है इमली। तो आप ये कहो कि इमली किसकी है? मेरी है, मोरी। हाँ, इमली किसकी है? मोरी, यानी कि मेरी है। तो इमली मेरी है, यानी कि इकाई मेरी है। इकाई मेरी है, मैं से आप याद करेंगे, मेरी से मोरी से याद आ जाएगा आपको, ठीक है। परिवर्तन 1920 में। आगे देखो, इकाई विधि शिक्षण की विधि न होकर, ये भी वही बात है, शैक्षिक तकनीक है जिसमें समान प्रकृति की विषय वस्तु को एक इकाई के रूप में नियोजित कर लिया जाता है। समान प्रकृति की जो विषय वस्तु होती है उसको एक इकाई के रूप में नियोजित कर लिया जाता है। कोई पाठ की योजना की तरह इसको भी एक इकाई के रूप में नियोजित कर लिया जाता है। समान प्रकृति जो विषय वस्तु होती है उसको। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कहानी को एक इकाई, कविता को दूसरी इकाई, निबंध को तीसरी इकाई और अन्य विधाओं को चौथी इकाई के रूप में नियोजित कर लिया जाता है। अलग अलग, जैसे कहानियां हैं तो कहानी को एक इकाई मान ले, ठीक है। उसमें कविताएं हैं उसको दूसरी इकाई मान लीजिए। उसमें निबंध वगैरह कुछ ऐसी चीजें उनको तीसरी इकाई, और इसके अलावा भी कोई अन्य विधाएं हैं तो उनको हम किस में रखेंगे? चौथी इकाई में, यानी कि विषय वस्तु के अकॉर्डिंग। यानी कि मान लीजिए कहानियां वो सारी मिला के अपने एक इकाई में लेंगे, तो एक इकाई में आ गए। कविता किस में लेंगे? दूसरी इकाई में, निबंध तीसरी इकाई में और अन्य विधाओं को चौथी इकाई में नियोजित कर लिया जाता है। अब इसकी परिभाषाएं देखिए आप, तीन परिभाषाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने की क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। परिभाषा है थॉमस यम रिस्क की। अब इसमें हम एक चीज याद करेंगे कि एकता को प्रकट करती है कौन? रिस्क। अगर आप रिस्क लोगे तभी आप में एकता आएगी। क्या एकता को प्रकट करती है? थॉमस। एकता को प्रकट करती है थॉमस यम रिस्क, ठीक है। एकता को प्रकट करती है, अगर ऐसा परिभाषा में आता है तो आप क्या लगाओगे? थॉमस यम रिस्क। एकता को प्रकट करती है थॉमस यम रिस्क, ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। दूसरी परिभाषा देखिए आप कि इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण का महत्वपूर्ण अंग होती है जिसमें सीखने वाले के व्यक्तित्व में सामंजस्य आ जाता है। तो इसमें हम याद करेंगे सामंजस्य आ जाता है, और ये परिभाषा किसकी है? मॉरिसन की। किसकी है? मॉरिसन की। और ये आप लाइन याद करेंगे, इसमें सामंजस्य आ जाता है। जब इमली खाते हैं तो मोरी इमली में क्या आ जाता है? सामंजस्य भी आ जाता है। ये भी मॉरिसन की है, सामंजस्य आ जाता है, मॉरिसन की परिभाषा। और एकता को प्रकट करती है थॉमस यम रिस्क। एकता को प्रकट करती है थॉमस यम रिस्क की परिभाषा है। और सामंजस्य आ जाता है, किसमें आ जाता है? मॉरिसन में। सामंजस्य आ जाता है मॉरिसन की परिभाषा। तीसरी परिभाषा है कि इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को समवेत रूप में ज्ञान प्रदान करती है। तो ये किसकी परिभाषा है? एनसीईआरटी के द्वारा दी गई परिभाषा है इकाई विधि की। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है। तो हम याद करेंगे एक निर्देशात्मक युक्ति क्या है? इकाई सॉरी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी निर्देश देती है कि नहीं देती? उसके निर्देशानुसार ही पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है सभी कक्षाओं में, और उसको हम पढ़ाते हैं। तो ये याद रखिए आपकी एनसीईआरटी के निर्देशानुसार ही हम काम करते हैं। तो इकाई विधि निर्देशात्मक युक्ति है। परिभाषा किसकी है? एनसीईआरटी की। किसकी है? निर्देशात्मक युक्ति है एनसीईआरटी की। निर्देशात्मक युक्ति है एनसीईआरटी की। तो अब देखिए, दोबारा देख लो इसको। इकाई विधि प्रवर्तक है मॉरिसन, परिवर्तन काल है 1920 ईस्वी। इकाई विधि शिक्षण की विधि न होकर शैक्षिक तकनीक है जिसमें समान प्रकृति की विषय वस्तु को एक इकाई के रूप में नियोजित कर लिया जाता है। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कहानी को एक इकाई, कविता को दूसरी इकाई, निबंध को तीसरी इकाई और अन्य विधाओं को चौथी इकाई के रूप में नियोजित कर लिया जाता है। परिभाषाएं हैं जिसमें हमें याद करना है कि एकता को प्रकट करते हैं थॉमस यम
रिस्क सामान्य से आ जाता है मॉरिसन में, और एक निर्देशात्मक युक्ति है एनसीईआर। तो ये परिभाषाएं भी हमने याद कर ली। आगे और पढ़ते हैं इकाई विधि को। देखिए इकाई विधि, और इकाई विधि में अब अपन पढ़ेंगे सोपान। 3 सोपान माने गए हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सोपान भी बताए हैं। तो थॉमस एम रिस्क ने इकाई विधि के कितने सोपान माने हैं? जो सबसे ज्यादा इन्हीं के माने हैं, इंपोर्टेंट है। थॉमस एम रिस्क ने इकाई विधि के 3 सोपान माने। कितने सोपान माने हैं? तो उनके नाम याद करने पहले, तो अंदर की डिटेल बाद में। कि इकाई की प्रस्तावना, दूसरा है इकाई का विकास, तीसरा है इकाई की पूर्ति। प्रस्तावना, विकास, पूर्ति। थॉमस एम रिस्क के अनुसार इकाई विधि के 3 सोपान है: प्रस्तावना, विकास, पूर्ति। प्रस्तावना, विकास, पूर्ति याद करो। प्रस्तावना, विकास, पूर्ति। इकाई की प्रस्तावना, इकाई का विकास और इकाई की पूर्ति। ठीक है, पहला पढ़ते हैं इकाई की प्रस्तावना। पहला सोपान है अपने इकाई की प्रस्तावना। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत छात्रों को नवीन ज्ञान व पूर्व ज्ञान को आपस में जोड़कर सीखने के लिए तत्पर किया जाता है, इनके तैयार किया जाता है। वही बात है प्रस्तावना में अपन ने पहले पढ़ा है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को सिखाने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत छात्रों को नवीन ज्ञान व पूर्व ज्ञान को आपस में जोड़कर सीखने के लिए क्या किया जाता है? तैयार, तत्पर करना, एक्टिव करना किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए इकाई विधि का दूसरा सोपान है इकाई का विकास। दूसरा सोपान कौन सा है? इकाई का विकास। इसके अंतर्गत विभिन्न युक्तियों के माध्यम से विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। वही विभिन्न युक्तियां, सूत्र शिक्षण कौशल, उन सभी के माध्यम से शिक्षक क्या करता है? जो वो इकाई पढ़ाने गया है उसका क्या करता है? वहां पर प्रस्तुतिकरण करता है। दूसरा पद यही था ना, पहले अपने पढ़ा था प्रस्तुतिकरण, वही बात है जिसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तीसरा कौन सा सोपान बताया थॉमस एम रिस्क ने कि इकाई की पूर्ति। तीसरा सोपान क्या है? इकाई की पूर्ति। इसे मूल्यांकन पद भी कहते हैं। जो निष्कर्ष निकाला था वही है, इसे मूल्यांकन पद भी कहते हैं, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर इकाई का क्या करते हैं? मूल्यांकन व उपचारात्मक कार्य करते हैं। आगे अपने ये 3 सोपान हो गए जो थॉमस एम रिस्क के अनुसार: इकाई की प्रस्तावना, इकाई का विकास, इकाई की पूर्ति। अब आगे देखिए मॉरिसन कि मॉरिसन ने इकाई विधि के पदों की संख्या कितनी मानी है? 5 मानी। मॉरिसन ने कितनी मानी है? 5। और उनके अनुसार 5 कौन कौन सी इकाई के पद देखिए। पहला है पूर्व ज्ञान की खोज, दूसरा सब में यही आ रहा है, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण या सामान्यकरण का ना, चौथा संगठन, और 5वां वाचन। तो ये किसके अनुसार है? मॉरिसन के अनुसार। मॉरिसन ने इकाई विधि के कितने सोपान दिए? 5। थॉमस एम रिस्क ने कितने दिए? 3। तो थॉमस एम रिस्क के अनुसार 3 है इकाई की प्रस्तावना, इकाई का विकास, इकाई की पूर्ति। और आगे आता है मॉरिसन के अनुसार 5 सोपान है पूर्व ज्ञान की खोज। वही पूर्व ज्ञान की खोज इसी में तो करते हैं अपन, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण करते हैं, आत्मीकरण, संगठन और वाचन। पूर्व ज्ञान की खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन, वाचन। पूर्व ज्ञान की खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन और वाचन। ठीक है, किसके अनुसार है? मॉरिसन के अनुसार। फिर देख लो दोबारा, थॉमस एम रिस्क ने इकाई विधि के 3 सोपान बताए हैं: इकाई की प्रस्तावना, इकाई का विकास, इकाई की पूर्ति। मॉरिसन ने 5 बताए हैं: पूर्व ज्ञान की खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन, वाचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इकाई विधि के गुण देखिए, मुख्य 5 से गुण लिखे हैं यहाँ। पहला है कि इस विधि द्वारा प्रत्येक अध्याय को विभिन्न इकाइयों में बांटकर छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो अध्याय होता है उसको विभिन्न इकाइयों में बांटकर छात्रों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, इकाई का निर्धारण छात्र की रुचि, योग्यता और दक्षता के अनुसार किया जाता है। जैसी बच्चे की रुचि होती है, जितनी बच्चे की योग्यता होती है, जितनी बच्चे में दक्षता यानी कि क्षमता होती है, उसी के अनुसार इकाई का निर्धारण किया जाता है। तीसरा देखिए, इस विधि से छात्रों में सहयोग, नेतृत्व व शिष्टाचार आदि महत्वपूर्ण गुणों का विकास होता है। सहयोग की भावना बढ़ती है, नेतृत्व और शिष्टाचार, अच्छे आचरण आते हैं। चौथी है, इस विधि से छात्र इस विधि में छात्र सक्रिय तथा
क्रियाशील रहते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं इसमें। पांचवा है, यह विधि अत्यधिक उपयोगी एवं क्या है, रोचक विधि है। यह विधि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के पूर्ण से अंश की ओर, ये ध्यान रखना आप, किस शिक्षण सूत्र पर, पूर्ण से अंश की ओर के सिद्धांत पर आधारित है। ये दोबारा देख लो एक बार, फॉर्मल गुण है इसके कि इस विधि द्वारा प्रयोग प्रत्येक अध्याय को विभिन्न इकाइयों में बांटकर छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाता है। इकाई का निर्धारण छात्र की रुचि, योग्यता, उसकी दक्षता के अनुसार किया जाता है। इस विधि में से छात्रों में सहयोग, नेतृत्व और शिष्टाचार आदि महत्वपूर्ण गुणों का विकास होता है। इस विधि में छात्र सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है। यह विधि अत्यधिक उपयोगी और रोचक विधि है। यह गेस्टाल्ट के मनोवैज्ञानिकों के पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश यानी कि टुकड़ों में बताते ना, पूरा पाठ उसको टुकड़ों में बांटकर पढ़ाया जाता है, इसमें तो पूर्ण से अंश की ओर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब इकाई विधि के दोष देखिए क्या क्या इसके अवगुण हैं। प्रकरण, जो प्रकरण लिया जाता है या जो विशेष सामग्री होती है पढ़ाने की, वो से संबंधित विभिन्न इकाइयों का ठीक से निर्माण नहीं हो पाता। अलग अलग प्रकरण में अलग अलग इकाई विधि का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए उसका निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है, या अंतर कर्मिकता का अभाव हो जाए, उसमें जो अंदर जो कर्मिकता होती है उसका उसमें अभाव हो जाता है, इनके ढंग से इकाई का निर्माण नहीं हो पाता। अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रकरण में अलग अलग प्रकार की इकाई विधि का प्रयोग करना पड़ता है। पाठ्यक्रम को नियत अवधि में पूरा करना कठिन कार्य है, उसमें फिक्स समय है, उसमें आप पाठ्यक्रम को पूरा कैसे करवाओगे। आपने मान लिया प्रकरण है, उसकी इकाई बना लिया आपने और 35 मिनट में पूरा नहीं हुआ तो उसको उसमें पूरा करना भी एक कठिन कार्य है। शाला एवं छात्र का पारिवारिक वातावरण भी इस विधि के प्रयोग में अवरोधक बनते हैं। शाला में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कई जगह सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, पूरा सहयोग मिले ना मिले आपको, तो ये भी अवरोधक होते हैं। इस विधि में सफल प्रयोग के लिए अधिक सजग, सक्रिय एवं इकाई योजना बनाने में दक्ष अध्यापकों की आवश्यकता है। तो जरूरी नहीं हर जगह दक्ष अध्यापक ही मिले, वैसे दक्ष बढ़िया अध्यापकों का अभाव होता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस विधि में सफल प्रयोग के लिए अधिक सजग, सक्रिय एवं इकाई योजना बनाने में दक्ष अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। तो हर विद्यालय में दक्ष अध्यापक उपलब्ध नहीं हो तो इस विधि का अपना प्रयोग कैसे कर सकते हैं। पांचवा देखिए, सभी प्रकार की विषय वस्तु को इकाइयों में विभक्त करके नहीं पढ़ाया जा सकता। विषय वस्तु अलग अलग प्रकार के होते, कोई पाठ कैसा होता है, कोई विषय वस्तु किस प्रकार की होती है, तो सभी को इकाई विधि में अलग अलग करके हम नहीं पढ़ा सकते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए तो यह विधि बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। बड़ी कक्षाओं में तो फिर भी उपयोग किया जा सके, लेकिन छोटी कक्षाओं को क्या पता कैसे पढ़ाया जाए, उनकी तो रुचि उत्पन्न होनी चाहिए पाठ में, तभी उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो ये थे अपने इकाई विधि के दोष, एक बार और देख लीजिए। प्रकरण या विषय सामग्री से संबंधित विभिन्न इकाइयों का ठीक से निर्माण नहीं हो पाता या अंतर कर्मिकता का अभाव रहता है। पाठ्यक्रम को नियत अवधि में पूरा करना कठिन कार्य होता है। शाला एवं छात्र का पारिवारिक वातावरण भी इस विधि के प्रयोग में अवरोधक बनता है। इस विधि में सफल प्रयोग के लिए अधिक सजग, सक्रिय व इकाई योजना बनाने में दक्ष अध्यापक की आवश्यकता होती है, जो कि उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सभी प्रकार की विषय वस्तु को इकाइयों में विभक्त करके नहीं पढ़ाया जा सकता और प्राथमिक स्तर के लिए तो ये विधि बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। ठीक है, ये हुई अपने 25वीं इकाई विधि समाप्त।